घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी अजीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अजीत है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना अभी कुछ साल पुरानी है। ये बात है 2014 की। उस समय कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक कोई भी भूल नहीं पाया है। हम अपने नए घर से हमारे पुराने वाले घर में जा रहे थे। हमने एक नया घर लिया हुआ था। वो घर काफ़ी अच्छा था। हम अपने नए घर में जाकर रहने लगे थे। 2-4 महीना हो चुका था। फिर पापा ने कहा कि पुराना जो हमारा घर है वो बंद पड़ा है, क्यों ना उसे रेनोवेट करके रेंट पर दे देते हैं, तो उससे रेंट भी आना शुरू हो जाएगा, एक इनकम और बढ़ जाएगी। मम्मी को और सबको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी ने पापा से कहा कि ठीक है, जाकर उसे रेनोवेट करवा दो। उसके बाद पापा एक कॉन्ट्रैक्टर को लेकर हमारे पुराने वाले घर पर गए और उसे सारा घर दिखा दिया और उसे काम भी दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ 1.5 महीने का समय लिया था उस काम को ख़त्म करने के लिए। उसने पूरा काम ख़त्म किया और उसके बाद हम लोगों ने रेंट पर एक आदमी को दे दिया था। उसकी वो फैमिली के साथ वहाँ पर शिफ्ट होने वाला था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो आदमी पहले खुद ही आ गया। उसने कहा कि मेरी फैमिली 4-5 दिन के बाद आएगी। उस समय बच्चों के पेपर्स चल रहे थे। उसने कहा कि फाइनल एग्ज़ाम्स उनके चल रहे हैं, वो पेपर्स ख़त्म होंगे तो ये सभी लोग घर पर आ जाएंगे। पापा ने इस पर कोई बात नहीं कही। उन्होंने अपना पैसा लिया और अपने घर पर आ गए। हमारा जो पुराना घर था वो लगभग हमारे नए घर से कुछ 9 किलोमीटर की दूरी पर होगा। पापा घर पर आए। घर पर आने के बाद मम्मी से और हम सभी लोगों से डिस्कस किया। फिर कहने लगे कि मैंने उससे पैसा ले लिया हूँ, अब वो उसकी फैमिली आएगी और वो लोग आकर साथ में रहने लगेंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। करीब 12-14 दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। वो आदमी हमारे घर पर आया, आकर कहने लगा कि आप लोगों के घर पे ना एक आत्मा रहती है। जैसे उसने ये बात कही, मम्मी पापा पहले तो हंसने लग गए। फिर मेरे पापा ने कहा कि हम लोगों ने उस घर पर 15 साल निकाले हैं, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है और ना ही तो ऐसा कुछ हुआ था। वो कहने लगा कि नहीं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मुझे उस घर में नहीं रहना है। पापा ने मम्मी से कहा कि शायद हो सकता है इसके पास कुछ पैसों की दिक्कत हो, इसी वजह से ये ऐसी बात कर रहा है। कोई बात नहीं, इसे निकालने के बाद हम कोई दूसरी पार्टी देख लेंगे जो हमारा घर रेंट पे ले ले। पापा ने उसे पैसे दे दिया और वो कुछ मन घड़त ऐसा लग रहा था कि कहानी बता रहा है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ दूसरी पार्टी को सेट कर दिया। जो दूसरी पार्टी वहाँ पर रहने आई हुई थी, उनका भी कुछ दिन के बाद पापा के पास कॉल आया। वो कहने लगे कि आपके घर पर शायद कोई आत्मा का वास है। पापा ने कहा, ये सब आप लोग क्या फालतू की बातें कर रहे हो? आपसे पहले जो था उसने भी यही बात कही थी और अभी आप भी यही बात कह रहे हो। लेकिन वो बस यही कह रहा था कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे मेरे डिपॉजिट के पैसे वापस दे दो, हम चले जाएंगे। पापा ने उसे भी डिपॉजिट के पैसे दे दिए। फिर पापा, मम्मी और हम सभी उस घर में गए। जाकर घर को अच्छे से देखने लगे और पापा ने फिर ऐसा भी कहा कि 1-2 दिन हम यहाँ पर रुक कर देखते हैं, पता चलेगा कि क्या बात है। वैसे मंडे से फ्राइडे तक वहाँ पर रुकना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पापा की ऑफिस थी और हमारी स्कूल कॉलेजेस होती थी। तो इस वजह से पापा ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम सैटरडे और संडे वहाँ पर रुकेंगे। सैटरडे के दिन दोपहर में हम सभी वहाँ पर चले गए। वहाँ जाने के बाद हम पूरा दिन तो बहुत आराम से वहाँ पर रहे। फिर उसी घर के बारे में बात करने लगे, क्योंकि उस घर के साथ हमारी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शाम के 8 बजे उसके बाद हम लोगों ने कुछ अजीब सी चीज़ें वहाँ पर महसूस की। जैसा कि किचन में अपने आप बर्तनों का गिर जाना,
मम्मी जब बेडरूम में बैठी हुई थी तब मम्मी को ऐसा लगा कि मम्मी के चारों ओर कोई तेजी से चक्कर काट रहा है। उसके बाद पापा भी बाथरूम से जब फ्रेश होकर निकले तो उनका ऐसा कहना था कि बाथरूम में मुझे ऐसा लगा नहाते वक्त कोई और भी वहां पर था। ये बात सुनकर हमें बहुत अजीब लग रहा था। मैंने पापा से कहा कि पापा ऐसा तो हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ, फिर अभी ये सब क्यों हो रहा है। पापा ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बात है। हम काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। पापा ने कहा कि एक काम करते हैं, हम अपने घर पर चले जाते हैं, नए वाले घर पर। फिर मम्मी ने कहा कि अगर हम नए घर पर चले गए तो हमें पता कैसे चलेगा कि और क्या क्या हो रहा है इस घर में। इसीलिए हम रात में वहीं पर रुके। रात में वहाँ पर रुकने के बाद कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई भारी कदमों के साथ एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है। यही नहीं, मेरी मम्मी जब लेटी हुई थी तब उन्होंने छत पर और दीवार पर किसी की परछाई देखी जो बहुत तेज़ी से घूम रही थी। हम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो परछाई घूमते घूमते मम्मी ने देखा कि ठीक मम्मी के सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन मम्मी बताती है कि उस समय मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जो मेरी छोटी बहन थी वो मम्मी के ही कमरे में सोई हुई थी और वो भी ये सब देख रही थी। उन दोनों का ऐसा कहना था कि यूं महसूस हो रहा था जैसा हमें स्लीप पैरालाइज हो चुका है। उसके बाद वो परछाई मम्मी के ऊपर से पापा के ऊपर जाकर लेट गई और गायब हो गई। ऐसा लगा कि वो बुरी आत्मा पापा के शरीर में प्रवेश कर गई थी। पापा एकदम से उठकर बैठे। पापा की आंखें लाल थी। बड़ी बड़ी आंखें करके पापा मम्मी को घूरने लगे। अब मम्मी चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें पकड़ कर रखा है वहीं पर। फिर पापा ने मम्मी को जोर से धक्का दिया जिस वजह से मम्मी बेड से नीचे गिर गई और पापा कहने लगे कुछ अजीब सी भाषा में, जो हमें तो समझ में नहीं आ रही थी कि वो कौन सी भाषा थी। और आगे भी 2 मिनट तक पापा उसी भाषा में कुछ कह रहे थे लेकिन वो समझ में तो नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने, मम्मी ने, मेरी बहन ने, हमने अपनी आंखों से देखा कि पापा के शरीर में से कोई काली रंग की परछाई बाहर निकली। हम ये देखकर एकदम घबरा गए। पापा बेड पर ही बैठे हुए थे। जैसे ही वो परछाई पापा के शरीर से बाहर निकली, पापा बेड पर ही बैठे बैठे लेट गए, यानी अपने आप गिर गए और उनकी आंखें बंद हो गई। हम जाकर जल्दी से पापा के पास खड़े हो गए, उन्हें उठाने लगे हिलाकर कि पापा आप उठो, जागो। लेकिन पापा ऐसे सोए जैसा मानो उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया हो। पापा उठ ही नहीं रहे थे। मम्मी वहाँ पर खड़े खड़े रोना शुरू कर दी थी। हमने पापा के चेहरे पर लाकर पानी मारा। उसके बाद पापा को एकदम से होश आया। पापा कहने लगे, अरे मैं थक कर सोया हुआ था। अब वो पापा बेहोश थे या सो रहे थे ये बात तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, इतनी गहरी नींद में मेरे पापा कभी नहीं सोए थे कि हिलाने के बाद भी वो नहीं उठ रहे थे। उसके बाद पापा उठे और हम लोगों ने सारी बात बताई। हम सब रो रहे थे। पापा ने कहा एक काम करते हैं, हम अभी ही इस घर को छोड़कर निकलते हैं। हम तुरंत उसी समय जल्दी जल्दी घर से निकले। पापा ने सिर्फ कार की चाबी ली थी और हम जल्दी से नीचे गाड़ी में जाकर बैठ गए। फिर हम अपने घर पर चले गए। जब सुबह के कुछ 9:30 बजे पापा सोकर उठे तो पापा तुरंत ही उस घर के पास गए। जाकर आस पड़ोस में उस घर के बारे में पूछने लगे। कहने लगे कि ये घर में पहले तो सब कुछ ठीक था जब हम यहाँ पर थे, अभी क्या हो रहा है। लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। पापा ने उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलने का सोचा। पापा जाकर उस कॉन्ट्रैक्टर से पूछे कि तूने क्या कभी कोई आत्मा को देखा मेरे घर पे। जैसे ही पापा ने ये सवाल पूछे, कॉन्ट्रैक्टर के चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया। शायद ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बताना चाहता है लेकिन वो छुपा भी रहा है। वो एकदम से सटपटा कर कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। पापा ने दोबारा कहा, सच बता वरना मैं तेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा, क्योंकि जब तक तुझे घर नहीं दिया था तब तक सारी चीजें ठीक थी। तुझे घर देने के बाद हमारे घर में आत्मा कहाँ से आई। कॉन्ट्रैक्टर को जब पापा ने बहुत ज्यादा डराया और धमकाया, उसके बाद में वो कहने लगा कि चलिए मैं आपको एक आदमी से मिलाता हूँ। वो एक आदमी के पास पापा को लेकर गया। वो आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
उसके हाथ पैरों में जान ही नहीं बची थी कि वो उठकर खड़ा हो जाए, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास की होगी। पापा ने कहा कि जब भी ये वहां पर काम कर रहा था तो एक दिन अचानक से इसे गांव से फोन आया कि इसकी बीवी की डेथ हो गई है, जिसके बाद ये गांव चला गया। और जब ये गांव से लौटा कुछ दिन के बाद तो ये काम पर आया। काम पर आने के बाद में इसे हर समय यूं लगता था कि इसकी पत्नी ही है जो इसके साथ में घूम रही है, और ये कई बार हवा में ही देख के कुछ बड़बड़ाने लगता। यह आपके घर में भी कुछ ही दिन काम किया, जिसके बाद इसकी तबीयत खराब हो गई और फिर इसने काम छोड़ दिया। पापा उसके पास जाकर बैठे, कहने लगे क्या बात है बता। वो कहने लगा कि मेरी शायद पत्नी की आत्मा ही उस घर में है। पापा कहने लगे कि तेरी पत्नी की आत्मा उस घर में क्या कर रही होगी, तू क्या पागलों जैसी बात कर रहा है। पापा को कोई भी चीज़ वहाँ समझ में नहीं आई। वो उठे, उसके बाद अपने दोस्त को कॉल किया। उनका दोस्त स्पिरिचुअल चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता था। उनके दोस्त को बुलाया। उनका दोस्त ने जब घर देखा तो वो कहने लगा कि घर कितने समय से बंद था। पापा ने कहा 2-4 महीने से बंद होगा। उसने कहा कि तुम्हारी सोसाइटी के बाहर कोई जो खाली जगह है, उस जगह पर क्या पहले कभी किसी को मारा गया था। पापा ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने पापा से कहा कि तुम पूछो, तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन ये सच बात होगी। पापा ने लगभग 8-10 दिन की कोशिश करके ये बात को बताया कि वहाँ पर सच में कई साल पहले एक मर्डर हुआ था। उसने कहा कि ये उसी की आत्मा है जो तुम्हारे घर पर है। पापा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा कि जो भी जगह खाली होती है, इसीलिए जो भूत प्रेत होते हैं ये खंडर वीरान जैसी जगहों पर रहते हैं, और जो भी जगह खाली होती है उसे ये अपना घर समझ बैठते हैं। फिर पापा ने कहा कि अभी क्या करना पड़ेगा। उसने पापा से कहा कि घर में पूजा करवाओ, जिसके बाद उस आत्मा को शांति मिले और वो तुम्हारा घर छोड़कर चले जाए। जैसा जैसा पापा के दोस्त ने बताया हम वैसे ही करते रहे। इस क्रिया में भी कुछ हमें 10 से 15 दिन का समय लग गया था। लेकिन हाँ दोस्तों, उसके बाद जब पापा ने ये घर फिर तीसरी पार्टी को दिया, उसके बाद कभी भी उन लोगों का कोई कॉल नहीं आया कि घर में आत्मा है या घर में भूत प्रेत का वास है। और इसी वजह से उस सोसाइटी में भी लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारे साथ क्या हुआ है। और दोस्तों, हम इतना ज़्यादा डर गए थे कि फिर हमारे ही घर में जाने के लिए हम डरते थे। आज भी जब भी वो घटना याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी ये कहानी विलास की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को घटना बताऊंगा, ये घटना सुनने के बाद मैं खुद दंग रह गया था। यह घटना काफ़ी अजीब सी लगी थी मुझे सुनकर, और मैं डर की वजह से वो पूरी रात नहीं सो पाया था। चलिए आप लोगों को घटना बताता हूँ। हमारे गांव में एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में जो मेरे अंकल है वो एडमिट थे, तो मैं हॉस्पिटल में गया हुआ था। मुझे रात में वहीं पर रुकना था। रात में नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं हॉस्पिटल के बाहर और अंदर घूम ही रहा था। रात के समय हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था। जो वहाँ पर वार्ड बॉय और नर्सेस थे वो सब अपनी अपनी जगह पर थी, और उन लोगों का भी जो एक रेस्ट रूम होता है वो सब वहीं पर बैठे होते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए तब वो लोग आते हैं। मैं वहाँ पर बैठे बैठे ऐसे ही एक वार्ड बॉय से बात करने लगा, और मैं उसको उस हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगा। फिर मैंने कहा कि हॉस्पिटल में मैंने देखा है या सुना है कि यहाँ पर भूतिया घटनाएं बहुत होती है, कोई घटना तुम्हारे साथ घटी क्या। वो कहने लगा कि हम सभी लोगों में एक घटना बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने कहा कौन सी घटना है। वो कहने लगा कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर की। मैंने कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर। वो कहने लगा हाँ, ये बात आज से 25 साल पुरानी है, 1998 की। उस समय एक ड्राइवर हुआ करता था यहाँ पर, जो एम्बुलेंस लेकर इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को लेने के लिए कहीं पर भी जाता था। मैंने कहा फिर क्या हुआ उसके साथ। वो बताने लगा कि एक रात की बात है, करीब करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास
वो एम्बुलेंस ड्राइवर कहीं से आ रहा था। मैं आप लोगों को वो जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जो उसने जगह मुझे बताया था वो उस हॉस्पिटल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैंने कहा, इतना दूर से? क्यों, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था क्या? वो कहने लगा कि कोई पेशेंट था, उसे वहाँ से लाना था, लेकिन जब वो एम्बुलेंस ड्राइवर वहाँ पर पहुँचा तब तक उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। इसी वजह से वो ड्राइवर खाली एम्बुलेंस लेकर ही लौट रहा था। जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसने देखा कि सड़क के किनारे, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सड़क थी उसकी दोनों साइड ही झाड़ियाँ थी, जंगली झाड़ियाँ, और वहाँ पर कोई भी घर नहीं था, यानी कोई पॉपुलेशन नहीं, कोई इंसान नहीं था। वहाँ पर एक आदमी सड़क के किनारे आधा घास पर और आधा रोड पर ये पड़ा हुआ था। एम्बुलेंस ड्राइवर ने जब ये चीज़ देखा तो उसने जाकर एम्बुलेंस को वहाँ पर रोक दिया और वो सोचने लगा कि इसको मेरी हेल्प चाहिए रहेगी। तो वो जल्दी से उतरा और उसे उठाकर एम्बुलेंस में डालने का सोच ही रहा था कि उसने उसके पास खड़े होकर देखा वो आदमी मर चुका है, यानी कि उसकी सांसें नहीं आ रही थी। एम्बुलेंस ड्राइवर का ऐसा कहना था कि मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, वो मर चुका था। ना उसकी सांसें आ रही थी और ना ही हार्ट बीट चल रही थी। वो वहीं पर खड़ा होकर सोचने लगा कि इसे क्या करना चाहिए। अगर ये मर गया है तो इसे उठाकर एम्बुलेंस में डाल देता हूँ और हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ पर लोगों से पूछताछ करेंगे, कोई ना कोई इसके घर का आकर ये डेड बॉडी कलेक्ट कर लेगा। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसने देखा वो आदमी एकदम से उठकर बैठ गया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने जब ये चीज़ देखा तो वो घबरा गया और वो पीछे हटा। वो पीछे हटकर उसे देखने लगा कि ये तो मरा हुआ था, ये अचानक जिंदा कैसे हो गया। वह आदमी खड़ा हुआ और बहुत भयानक सी हंसी हंसने लगा। मानो जब वो हंस रहा था तब उसके नुकीले दांत, जो कि काफ़ी बड़े थे, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ, एक बहुत अजीब सी बात मैंने देखी थी। वो ये थी कि उसके कान में से खून जाने लगा। मैं देखते हुए वहीं पर खड़ा हो गया कि ये क्या हो रहा है। फिर वो एम्बुलेंस ड्राइवर की ओर आगे बढ़ा। ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर गया था तो वो भागकर एम्बुलेंस की सीट पर बैठकर वो वहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन गाड़ी तो चालू हो गई थी पर आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि आगे वही आदमी खड़ा हुआ था। शायद उसी की वजह से एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं हिल रही थी। वो वहाँ पर खड़ा होकर गाड़ी को आगे चलाने की कोशिश कर रहा था, पर गाड़ी तो हिली नहीं। उसके बाद उसी आदमी ने, या उस आत्मा ने भी कह सकते हो, एम्बुलेंस की कांच की ओर इशारा किया, यानी सामने विंडशील्ड की ओर इशारा किया। जैसे ही उसने हाथ उठाया वैसे ही एम्बुलेंस की वो पूरी विंडशील्ड टूट कर बुक्का बुक्का हो गई और कुछ विंडशील्ड के टुकड़े उस ड्राइवर के शरीर में जाकर घुस गए। उसके चेहरे पर भी लगे, जिस वजह से उसके शरीर से खून जाने लगा। वो अभी इस चीज़ से परेशान था ही कि ये सब क्या हो रहा है, कि इतने में वही जो सामने उसके खड़ा हुआ था, वो भूत था, पिशाच था, आत्मा थी, कोई नहीं जानता। उसने वहीं खड़े होकर उसकी ओर हाथ फिर से उठाया और इशारा किया, जिसके बाद वो एम्बुलेंस ड्राइवर अपनी सीट से हवा में उड़ने लगा और सामने जो टूटी हुई विंडशील्ड थी वहीं से वो बाहर निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उस भूत ने उसकी छाती पर पैर रखा और उसका वज़न इतना ज़्यादा था कि उस एम्बुलेंस ड्राइवर के मुंह से खून निकलने लगा। तभी ही वहाँ पास में से एक गाड़ी गुजरने लगी और जैसे ही वो गाड़ी के हेडलाइट के सामने उस भूत को उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि अब उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था और वो गाड़ी को आता देखकर वो एकदम से कहीं गायब सा हो गया। जब गाड़ी आकर रुकी उसके पास, क्योंकि गाड़ी ने देखा एक एम्बुलेंस रुकी हुई थी और उनमें से 4 आदमी निकले बाहर। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर को देखा, उसे उठाया, उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन ड्राइवर तब तक बात करने की कंडीशन में नहीं था। तो उन्हीं लोगों ने उसे हमारे हॉस्पिटल में ले आए
और फिर उस एम्बुलेंस ड्राइवर का ट्रीटमेंट भी हमारे ही हॉस्पिटल में हुआ। फिर वो बच गया। उसने एक घटना जब सबको बताई, उसके बाद सबके होश उड़ गए थे। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर उसके बाद से लेके आज तक सही से बात नहीं कर पाया। मैंने कहा, वो एम्बुलेंस ड्राइवर जिंदा है? वो कहने लगा कि हाँ, वो जिंदा है। मैंने कहा, कहाँ है वो, अभी कहाँ रहता है, क्या करता है? उस वार्ड बॉय ने कहा कि हम लोग बताते नहीं हैं, वरना लोग जाकर उससे पूछेंगे और उससे डरने लगेंगे। मैंने उससे बहुत जिद की तो उसने बताया कि मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि वो अभी भी इसी हॉस्पिटल में काम करता है। मुझे लगा कि हो सकता है अभी भी वही एम्बुलेंस ड्राइवर हो। मैं जाकर ऐसे ही बाहर लोगों से पूछने लगा कि एम्बुलेंस ड्राइवर यहाँ पर कौन कौन है। तो पता चला कि 2-3 है, जिसमें किसी की भी एज देखकर ये नहीं लग रहा था कि उसके साथ ये घटना घटी होगी, क्योंकि अब तक तो वो आदमी लगभग 50-60 के आसपास का हो चुका होना चाहिए, अगर 25 साल पहले उसके साथ ये घटना घटी थी। तो फिर जब मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा तब मैं वहाँ से लौटने लगा। गेट पर बैठा एक वॉचमैन ने मुझे आवाज़ दिया, मुझे बुलाया। मैं उसके पास गया, बोला, जी कहिए। वो कहने लगा, एम्बुलेंस ड्राइवर को क्यों ढूंढ रहा है बेटा? मैंने कहा कि मैंने सुना था उसके साथ ऐसी ऐसी भूतिया घटना हुई, तो मैं बस देखना चाहता था। वो आदमी मुस्कुराया और कहने लगा कि वो मैं ही हूँ। मैं उसकी ओर जब देखा तब उसके चेहरे पर वो डर अब भी दिखाई दे रहा था उस भूत का। फिर वो मुझसे कहने लगा कि वो घटना के बारे में लोगों से ज़्यादा चर्चा मत करना। मैंने कहा, क्यों? वो कहने लगा कि मुझे अब भी डर लगता है और ऐसा लगता है कि अगर उस भूत पिशाच का मैंने नाम लिया तो शायद वो आज भी मुझ पर दोबारा हमला कर दे। ये घटना के बाद दोस्तों, मैं वो पूरी रात हॉस्पिटल में नहीं सो पाया, और जब सुबह में अपने घर आया तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि रात में जैसा वार्ड बॉय ने मुझे बताया था कि वो आदमी सही से बात नहीं कर सकता है, वो आदमी जो मुझे गेट पर मिला था वो भी सही से बात नहीं कर रहा था। उसने अपनी शर्ट के बटन ऊपर तक लगा कर रखे थे, लेकिन बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि उसकी कंडीशन पहले जैसी नॉर्मल नहीं है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी मुस्कान की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये स्टोरी वहाँ की है जहाँ पर मैं खुद रहती थी। मेरे पापा सिविल इंजीनियर थे वहाँ पर। वो यूनिवर्सिटी है जो फैज़ाबाद में है। ऐसा कहा जाता है कि वो यूनिवर्सिटी जंगलों को काट कर बनाई गई है। वहाँ अभी भी जंगली जानवर कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। मेरे घर से 3 या 4 गांव छोड़कर एक क्वार्टर था। वहाँ के क्वार्टर थे जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होते थे। उस क्वार्टर का जो रूम नंबर था वो था 13। वो क्वार्टर ऐसे बने हुए थे कि ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, तो वो रूम ग्राउंड फ्लोर पर था और उसके ऊपर वाले रूम में कोई फैमिली रहती थी। जो फैमिली वहाँ पर रहती थी उसमें एक लड़की थी जो मेरी बड़ी सिस्टर की फ्रेंड थी। उन्होंने ही सारी स्टोरी बताई मेरी सिस्टर से, और हम और भी काफ़ी लोगों से उस रूम के बारे में सुने थे कि वो हॉन्टेड है। वहाँ पर कई लोग आते थे और 2 दिन में ही वो रूम छोड़कर चले जाते थे। एक दिन की बात है, जो मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी उसका नाम शशि था। उनके मम्मी पापा को कहीं बाहर जाना था। वो रात में वो लोग वहीं रुकने वाले थे। शशि दीदी उस दिन घर पर अकेली थी। वो 2 सिस्टर थी, शशि और तृप्ति। तृप्ति हॉस्टल में रहती थी, तो उनके मम्मी पापा ने बोला कि बेटा शशि, तुम आज घर पर अकेली हो तो किसी फ्रेंड को बुला लो। उन्होंने मेरी सिस्टर को बुला लिया क्योंकि हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मेरी सिस्टर का नाम आलिया है। वो शशि दीदी के घर पर सोने चले गई। फिर रात के 1 बजे शशि दीदी को ऐसा लगता है कि कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और पैर में घुंघरू लगाए हुए है, जिस वजह से वो घुंघरुओं के बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने पहले भी नीचे वाले रूम के बारे में
सुन रखा था और थोड़ी बहुत आवाज़ें भी सुनी थी, पर बहुत हल्की सी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम सुना उन्होंने। उनके रूम का जो डोर था वो बाहर की साइड खुलता था और वहाँ से स्टेयर्स नीचे को जाती थी। उसी स्टेयर्स पर इन्होंने आवाज़ सुनी। पहले तो ये डर गई, चुपचाप आंख बंद करके लेटी हुई ही थी। उसके बाद 15 मिनट बाद फिर से उन्हें आवाज़ आई कि कोई सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहा है। वो हिम्मत करके गई और एकदम से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। फिर से वो दौड़ कर आई और मेरी बहन से बताया। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, अब सो जाते हैं, सोचो मत। और मेरी बहन ने कई बातें उसे समझाई, जिसके बाद वो सो गए। फिर एक दिन की बात है, उसी रूम में एक अंकल आए और वो 4-5 दिन वहाँ पर रहे। फिर अपना सामान पैक करके वापस जा रहे थे। उन अंकल से थोड़ी बातचीत हुई थी इनकी, तो शशि दीदी ने रीज़न पूछा उनके वापस जाने का। उन्होंने फिर अपनी स्टोरी बतानी स्टार्ट की। कहा कि मैं आया जब तो दिन भर तो सब ठीक था। रात में मैं सो रहा था, एकदम से मुझे लगा कि मेरे रूम के साइड वाले रूम में कोई चल रहा है और वो भी घुंघरू पहनकर। फिर दौड़ने लगा। मुझे लगा एक बार को कि ये मेरा वहम होगा, इसीलिए मैं सो गया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ मुझे आने लगी। शायद कोई रात में बाहर गया होगा पार्टी करने के लिए। मैं कई बार अपने आप को ही समझा रहा था, हो सकता है कि कोई बाहर होगा। फिर सो गया। दूसरे दिन जब वो ऑफिस से आए तो शाम में खाना खाकर लेट गए। आज फिर से वही आवाज़ है। कुछ देर बाद दोबारा से आँख खुलती है तो बर्तनों के टूटने की आवाज़ और गिरने की आवाज़ आने लगी। और किचन में जाए तो कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उस दिन मुझे थोड़ा डर लगा, किसी तरह सोने की कोशिश करने लगे। फिर अगले दिन इन्हें ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गया था और प्यास लगने लगी, तो ये पानी की बोतल ढूंढने लगे। तब तक इन्हें लिटरली पानी का गिलास खुद की तरफ आता हुआ दिखने लगा। वो गिलास खुद आ रहा था पानी से भरा हुआ, लेकिन इन्हें कोई भी आदमी या औरत उस गिलास को पकड़े हुए नज़र नहीं आ रही थी। ये देखकर उस अंकल की ज़ोर से चीख निकल गई और बेहोश हो गए। इनकी आंख सुबह खुली जब फ़ोन की रिंग बज रही थी। ये बहुत डरे हुए रहते हैं और अपनी फैमिली को सब बता दिए थे। ये पहले अकेले ही आए हुए थे वहाँ पर कि कुछ दिन में मैं सेटल हो जाऊँ, फिर फैमिली को बुलवा लूँगा। बट ये सब देखने के बाद उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया। उस घर में उन्होंने एक औरत की परछाई भी देखी हुई थी। वो कंप्लेंट भी करते थे वहाँ पर कि ये रूम अपने क्यों अलॉट किया है मुझे, जब उन्हें पता चलता है कि पहले भी लोग इसे छोड़कर जा चुके थे। ऐसा बोलते हैं कि उस रूम में राजा के ज़माने की एक नाचने वाली रहती थी, जिसे वहीं पर मार दिया गया था। ये यूनिवर्सिटी अयोध्या के पास में है और बोलते हैं वहाँ पर राजा के सैनिक भी मारे गए थे। उस यूनिवर्सिटी में कुछ एक घर ऐसे है जो हॉन्टेड है। मेरे खुद के घर की एक कहानी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, जो कि हॉन्टेड था। फिर बाद में हम लोग उस घर को शिफ्ट करके दूसरी जगह चले गए। उन अंकल के जाने के बाद उस रूम को सील कर दिया गया। अब उस रूम को किसी को अलॉट नहीं किया जाता और हमेशा वहाँ पर लॉक ही लगा रहता है। उस घर के आसपास जो भी लोग रहते हैं उन्हें आज भी कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती वो आत्मा। तो दोस्तों, ये थी मुस्कान जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी 4 दोस्तों की है। महेश, रवि, कुलदीप, गौरव। ये 4 जहाँ भी जाते थे तो साथ में ही जाते थे। चारों की दोस्ती बहुत अच्छी और गहरी थी और गांव में सब जानते थे अगर इनमें से कोई भी कहीं पर भी हो
तो बाकी के 3 भी साथ में ही होंगे, भले सामने दिखे या ना दिखे। और एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में ये लोग पढ़ते थे। इस वजह से उनकी दोस्ती कुछ और ज़्यादा अच्छी हो गई थी। फिर कुछ समय बाद गांव में रोहन नाम का एक लड़का आया। उसकी शादी होनी थी और उसकी बारात लगभग गांव से 20 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाने वाली थी। उस बारात में हम 4 भी थे। हम सब ने बहुत मौज मस्ती डांस भी किया। फिर खाना खा के हम अपने घर को निकल पड़े। हमने थोड़ी दूर चलने पर देखा कुछ लोग पर्दे पर बाहर बैठ के फिल्म देख रहे हैं। हमारे गांव में जब भी किसी की शादी होती है तो पर्दे पर फिल्म लगाई जाती है। फिर हम भी वहां बैठकर फिल्म देखने लगे। फिर रात के तकरीबन 11 बजे गौरव ने रवि के कान में बोला कि उसे टॉयलेट जाना है। फिर रवि ने हम दोनों को बोला। ये सुन के कुलदीप हंसने लगा और हंसी मजाक में हम लोगों ने खूब मजाक भी उड़ाया। इसके बाद जब हम लोग गौरव के साथ जाने लगे तो कुलदीप ने कहा कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे घर जाना है। इसीलिए हम लोगों ने कुलदीप को हमारे साथ नहीं लिया और हम तीनों ही गौरव के साथ हम 2 आगे निकल पड़े। वहीं पीछे जो खेत काफ़ी सारी थी उसी की तरफ जा रहे थे। अचानक पीछे से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ आया और हम तीनों को धक्का मार के आगे भाग गया। फिर रवि ने बोला, अबे कौन है, पागल है क्या? हम तीनों को वो क्या चीज़ थी ये समझ में नहीं आई। एक सफ़ेद कलर का कपड़ा पहने हुए दूर कोई दिखाई दे रहा था भागता हुआ, लेकिन एकदम से वो ब्लर और धुंधला जैसा दिख रहा था। तभी रवि ने गौरव को बोला कि जा इस खेत में चला जा। उसके बाद वो डब्बा लेके चला गया। हम दोनों बाहर ही उसका वेट कर रहे थे। इतने में गौरव की आवाज़ आई, अबे कौन है, रुक। आवाज़ सुन के रवि ने वहीं से आवाज़ लगाई और पूछा, अब क्या हो गया यार, क्यों चिल्ला रहा है? गौरव ने खेत के अंदर से बोला, यार देखना कोई मेरा पानी का डब्बा लेके भाग रहा है, जाके ज़रा उसको पकड़। मैंने देखा कि कोई डब्बा लेकर सड़क पे ही भाग रहा था। मैंने रवि को बोला, वो देख ये वही है जो हमें धक्का देके भागा था। फिर हम दोनों उसके पीछे भागने लगे और उसे आवाज़ मारने लगे, रुक जा, कौन है तू? लेकिन वो लगातार भागता ही रहा और हमारे पीछे गौरव भी भागकर आ रहा था। शायद गौरव जान चुका था कि ये इंसान नहीं है, वो हमारे पीछे पीछे ही भागता हुआ आ रहा था और वो डब्बा लेकर एक बाउंड्री के अंदर कूद के भाग गया। फिर रवि और गौरव ने बोला, आज तो तेरे को पकड़ेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी। फिर हम तीनों उस बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। गौरव ने बोला, वहाँ पे देखो एक साइन बोर्ड है और इस पर लिखा हुआ है डेरा कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड। हमने वो बोर्ड देखकर वहीं पर रुक गए और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था, सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये तो कंफर्म था कि ये कब्रिस्तान है और रात होने की वजह से गेट बंद था। हमें लगा कि अंदर चौकीदार है। यही सोच रहे थे तभी मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैंने देखा कि थोड़ी दूरी पर कोई बाउंड्री पे पैर नीचे लटकाए आराम से बैठा हुआ था। मैंने दोनों को बताया। फिर गौरव ने ज़मीन से पत्थर उठा के उसको मारा। ऐसा लगा कि मानो उसको पत्थर लगा ही ना हो। फिर गौरव ने दूसरी बार दोबारा पत्थर उठाया और उसे मारा। इस बार ऐसा लगा कि जो कोई भी बाउंड्री की दीवार पर बैठा हुआ था उसने वो पत्थर पकड़ लिया और गौरव की तरफ वो ज़ोर से उस पत्थर को फेंका। गौरव को जब उसने पत्थर फेंक कर मारा तो गौरव को वो पत्थर लगा और उसे काफ़ी गहरी चोट भी लगी। गौरव ज़मीन पर बैठ गया। ये देखकर हम दोनों उसको पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। वो बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन जैसे तैसे
हम उस बाउंड्री पर चढ़ गए। फिर हमने देखा कि जो हमें धक्का मार के और हमें भगा के यहाँ तक लेकर आया, और अभी तो वो इस बाउंड्री पर बैठकर पत्थर मार रहा था, वो वहाँ से एकदम गायब हो गया। फिर रवि ने बोला, वो देख उस कब्र पर वही है वाइट कलर के कपड़े में। मुझे पहले तो दिखा नहीं। दूसरी बार उसने फिर कहा, अरे वो देखना कब्र पर वो बैठा हुआ है और किसी से बात कर रहा है। और इस बार रवि ने उसके चेहरे पर ध्यान से देखा तो रवि उसको शायद पहचान गया कि वो कौन है। फिर रवि ने उसे आवाज़ लगाई, ओए समीर। मैंने पूछा, कौन समीर? तो रवि ने बोला, अरे ये पास ही के गांव में रहता है। फिर रवि ने बोला गौरव को, अबे ये समीर है, अपने पास के गांव वाला। रवि ने बोला, रुक अभी इसको बताता हूँ। ऐसा बोल के रवि ने मेरा हाथ पकड़कर बाउंड्री के नीचे छलांग लगा दी। लेकिन शायद नीचे कुछ था। हम जैसे ही कूदे हमारे सर में कुछ लग गया और हम वहीं पर बैठ गए। फिर हम खड़े होकर समीर की तरफ बढ़ने लगे। रवि ने बोला, समीर तू है क्या? रुक अब तुझे बताता हूँ, तूने बहुत परेशान किया। अब हम समीर के करीब ही थे, इतने में पीछे बाउंड्री पे से गौरव की आवाज़ आई और गौरव ने बोला, ओए वापस आ जाओ जल्दी, क्योंकि 20 दिन पहले समीर की मौत हो चुकी है। ये सुन के मैं और रवि वहीं रुक गए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहे थे। तभी समीर उस कब्र से उठा और आके रवि को गले लगा लिया। गौरव लगातार बाउंड्री पर से आवाज़ लगा ही रहा था। मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब समीर ने रवि को गले लगाया तो रवि उसके साथ जाके वहीं कब्र पर जाकर बैठ गया। ये देखकर मैं भाग के गौरव के पास चला गया। मैंने बोला, यार रवि तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। गौरव ने बोला, समीर तो कब का मर चुका था, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने बोला, मुझे तो यार डर लग रहा है। इतने में गौरव भी कूद के नीचे आ गया। गौरव जैसे ही नीचे आया तो समीर एकदम से हमारे पास आ गया और उसने मुझे हवा में उठा के बाउंड्री के बाहर फेंक दिया और मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी। फिर मैं डर के मारे वहाँ से भागा और सीधा उन लोगों के पास आ गया जहाँ कुछ देर पहले फिल्म देख रहे थे। मैंने देखा सब वहीं पे खटिया लगाकर गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने सबको चिल्ला चिल्ला के जगाने की कोशिश की, मगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर नहीं उठ रहा था। मैं निराश होकर एक जगह बैठ गया। मन में यही सोच रहा था कि उन दोनों के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर मेरी भी आंख लग गई। सुबह मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा वहाँ तो कोई नहीं है। मैं ये देखकर फ़ौरन कुलदीप के पास गया, लेकिन वो भी उसके घर पे नहीं था। मैं फिर रवि के घर गया और उसके पापा को सब बता दिया। फिर रवि के पापा को फ़ोन आया तो अंकल ने बोला, उन्हें तो रवि का फ़ोन आ रहा है। फिर फ़ोन उठाया अंकल ने तो कोई बोल रहा था कि ये किसका नंबर है? रवि के पापा ने बोले, ये मेरे बेटे का नंबर है, आप कौन बोल रहा है? तो फ़ोन पे से जवाब आया, मैं रवि हूँ। और रवि ने कहा, पापा इधर कब्रिस्तान में आके मेरी लाश ले जाओ। ये सुन के अंकल एकदम से ज़मीन पर गिर पड़े। मैंने उनको संभाला और थोड़ी देर बाद मैं कुछ लोगों के साथ वो कब्रिस्तान गया देखने। हमने देखा रवि की लाश एक कब्र पर पड़ी थी। और फिर मैंने गौरव को भी बहुत ढूंढा, लेकिन उसका आज भी कोई पता नहीं लगा। और मेरे आज तक ये नहीं समझ आया कि समीर की आत्मा ने मुझे क्यों बाहर फेंक दिया और क्यों मेरे बाकी दोनों दोस्तों के साथ उसने इतना बुरा किया। कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब मैं दोबारा कुलदीप के घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने कहा कि कुलदीप कल रात में घर तो आया था, लेकिन वो कुछ समय के बाद फिर से चला गया और तब से लेकर अब तक वो लौट कर नहीं आया है। तो दोस्तों, ये थी 4 दोस्तों की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें राहुल मलिक ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, लेकिन काम की वजह से मुझे
इंडिया में अलग अलग जगह पर घूमना पड़ता है। ये बात 2012 की है, जब मैं आसाम गया हुआ था। आसाम के एक छोटे से गांव में हम अपनी फैक्ट्री डेवलप करने के लिए वहाँ का सर्वे करने के लिए गए हुए थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि आसाम में काला जादू और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं अपना दिन भर का काम ख़त्म करके शाम में अपने एक दोस्त से वहाँ पर मिला। हमारा दोस्त पहले से वहीं पर रह रहा था। मैंने उससे पूछा कि यहाँ का काला जादू और लोग अलग अलग बातें करते हैं, तूने कुछ देखा या महसूस किया क्या? वो कहने लगा कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैं पूरा दिन काम में रहता हूँ और ऐसे ही गांव में काला जादू और अजीब सी क्रियाएं भी होती है। मैंने उससे कहा कि किसी से मालूम करते हैं ना, मुझे जानना है और मुझे एक बार देखना है कि वो जादू होते कैसे हैं। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे लेकर चलूँगा। हम लोगों ने अपना काम ख़त्म किया। उसके बाद उसने किसी से पूछा तो पता चला कि वहीं पर एक शमशान घाट है जो कि नदी के किनारे पर है, और वहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया कि रात में 12 बजे के बाद कुछ क्रियाएं होती है। उसमें से एक आदमी के बारे में बहुत ढूंढने पर हमें ये पता चला कि वो आदमी अपना काम आत्माओं से कराता है। मैंने कहा कि एक बार हम उस आदमी को ढूंढते हैं और उससे मिलते हैं। मुझे पहले से पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और इसीलिए हम लोग उस आदमी को ढूंढने निकल पड़े। हमें कुछ 2-3 दिन के बाद वो आदमी मिला। जब उस आदमी से हम लोग बात कर रहे थे तो वो सही से बात नहीं कर पा रहा था। दूसरे लोगों से हमें पूछने पर यह पता चला कि आत्माओं से अपना काम करा करा कर उसने खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब करवा ली है। इसी वजह से वो सही से चल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता है। जैसा एक पैरालाइज पेशेंट होता है, वो वैसे ही हो गया था। हम लोगों ने जब उससे बात की तो उसने हमें कहा कि अभी कुछ दिन के बाद मुझे क्रिया करनी है। मैंने कहा कि हम लोग वो क्रिया देखना चाहते हैं। वो मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम लोग देख नहीं पाएंगे। मैंने उससे बहुत ज़िद की। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि इसको कुछ पैसों का लालच दे दे। जब मेरे दोस्त ने उससे पैसों की बात की तो वो गुस्सा हो गया। कहने लगा कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। बस फिर क्या था, हमें तो देखना ही था। हमने उससे कहा कि ठीक है, तू हमें दिखा दे कैसे भी। उसने हमें कुछ दिन के बाद उसी शमशान घाट पर बुलाया जहाँ पर वो क्रियाएं करता था। हम दोनों ही ठीक उसी जगह पर पहुँच गए और जाकर उसका इंतज़ार करने लगे। कुछ ही समय में रात के कुछ 11:15 बजे के करीब वो आया और उसने कुछ अपने साथ सामान भी लेकर आया था। उस दिन वहाँ पर शमशान घाट पर एक चिता भी जल रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या पहले से पता होता है कि कौन से दिन यहाँ पर चिता जलेगी तो वही दिन मैं अपना क्रिया करूँगा? वो हंसकर कहने लगा कि नहीं, मुझे नहीं पता होता है। अगर आज यहाँ पर चिता नहीं जल रही होती तो मैं यहाँ पर काम करने भी नहीं आता। मैंने कहा तो तुम्हें ये कैसे पता कि आज यहाँ पर चिता जल रही है और तुम आ गए? वो हंसने लगा, बोला कि सब बातें बताने लायक नहीं होती। फिर वो वहाँ पर बैठा और हम लोगों ने देखा कि उसने कुछ सामान जो लेकर आया था उसे खोलकर वो कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में जो वो तंत्र पढ़ रहा था वो एकदम से उसने बोलना बंद कर दिया और फिर वो खुद बैठे बैठे हवा में 2 इंच ऊपर उड़ने लगा। बस इतना ही देखना था कि ये हमें डराने के लिए काफ़ी था। हम वहाँ से जैसे ही भागने के लिए पीछे पलटे कि उसने ज़ोर से एक आवाज़ लगाई। कहने लगा, इस वक्त यहाँ से मत भागना। मैंने पहले ही कहा था, अगर क्रिया देखना है तो पूरी देखना, बीच में से भागोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम तो वहीं खड़े हो गए। उसके बाद उसने अपनी क्रियाएं शुरू कर दी। वो पता नहीं कई टाइम तक के वो तंत्र मंत्र पढ़ता रहा और कुछ कर रहा था जो हमें समझ में नहीं आया। फिर जो सामान उसने अपने पास में लाया था उसमें से एक अजीब सा काला धुआं उठा और वो धुआं उठकर कहीं गायब हो गया। उसके बाद कुछ ही समय में वो एकदम नॉर्मल हो गया। हम लोगों ने कहा कि वो काला धुआं क्या था? वो हंसकर कहने लगा कि वही तो आत्मा थी जिससे मुझे काम करवाना था। हम लोगों ने उसके बाद उससे काफ़ी सारे सवाल पूछे। जो चिता जली, क्या ये वही आत्मा थी? वो बस एक ही बात कह रहा था, तुम्हें जो देखना था वो तुम लोगों ने देख लिया। इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता।
दोस्तों हालांकि 4 साल बाद 2016 में मेरा दोबारा वहाँ पर जाना हुआ था और मैं जब उस आदमी को ढूंढा तो ये पता चला कि वो आदमी अब मर चुका है और वो जो क्रियाएं करता था शायद वही आत्माओं को पकड़ पकड़ के उन्हीं आत्माओं ने उसे जान से मार दिया। मैं नहीं जानता कि ये सब बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, जो मैंने आंखों से देखा उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।